सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ है अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर आपने डिस्क्लेमर दिया था एक हफ्ते का, लेकिन आपसे रहा नहीं गया। आप अगले ही दिन भड़कीली टाई पहन आए हैं। सर इस कपड़े के लहंगे होते हैं मेहंदियों पे। सर ये आपने कैसे, ये आपने उस किसी लहंगे में से कटिंग निकलवाई सर है? बिल्कुल भी ऐसे नहीं किया सर। ये एक क्योंकि चैलेंज करके ना अपने आप को चैलेंज कर दिया मैंने कि जो चीज़ के लिए ऑडियंस को वेट कराना है अगले हफ्ते तक, मैं आज ही कर सकता हूं तो मैं क्यों ना करूं। सर हम उस तरह नहीं चलते सर जिस तरह हुकूमत चल रही है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन सर वोकेबलरी में है ही नहीं। अगले दिन करेंगे। और सर ये छोटे छोटे फूल हैं सर आपके लिए। सर ये गुलदस्ता लेकर आए हमें। और मैं अब जो है ना चैनल की मैनेजमेंट से गुजारिश करूंगा कि वो इसको बनाएं एक 5 कैमरा शो, एक बर्ड आई व्यू कैमरा होना चाहिए सिर्फ आपकी जराबों के लिए, क्योंकि आप आतशी गुलाबी और लहू वाले लाल रंग के दरमियान में से कुछ लेके आए हैं। सर अब देखिए सर, ये इतनी मेहनत अगर हो रही है सर, देखिए शो की मेहनत शुरू हो जाती है सुबह से। हम स्टोरियाँ इकट्ठे कर रहे होते हैं, रन डाउन्स बन रहे होते हैं, हमारा स्टाफ खैर से इतनी मेहनत कर रहा है। तो सर अगर खुश लिबास भी ना रहे हम सर तो फिर हम पे उबला ना था सर। मैं कह रहा हूँ कि मतलब सर निखर के आना चाहिए सर। सर आपकी रंगीनियां नहीं पकड़ी जा रही, मैं सिर्फ इतना बावर कराना चाह रहा सर था। वाह। और सर सोचिए सर, ये सैटरडे है आज, तो संडे हो गया करूँगा। सर ये ना मैं आपके हुस्न की ताब ना ला सकूं। सर नहीं सर, बट सर मैं लेकिन सर इसको हम ऐसे करेंगे कि हम एक दिन वाइब्रेंट हो जाएंगे, एक दिन थोड़े धीमे हो जाएंगे, वाह। या हम अपनी स्टोरियों के तनासुब से अब टाइयाँ सेलेक्ट हुआ करेंगे सर। ऐसा शो आपको नेशनल टेलीविजन पे नहीं मिलेगा, ना। कहीं पे भी नहीं मिलेगा। क्या कहने सर बारह सर शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से। सर बहुत ही एक ओवरली डिस्कस्ड ये टॉपिक है पाकिस्तान की हद तक, पाकिस्तान के बारे में। इसको अगर एक नेशनल इशू की कैटेगरी ना दी जाए, जो कि नहीं दी आज तक, हुकूमत ने दी, किसी हुकूमत ने दी, तो ये ज़्यादती है। मैं बात कर रहा हूँ जो रिसेंटली एक हमारे शो पे काफ़ी हद तक हमने दुबई के वीज़ों की डिस्कशन की। सऊदीज़ नाराज़ हैं किसी एक वजह से, वीज़ेज़ नहीं लग रहे, लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा जा रही है, कहीं पे नहीं आ। सर उस सारी चीज़ को बांधने वाली एक चीज़ जो है, इस चीज़ का हल जो है वो हमारे हाथ लगा। मतलब ये रिपोर्ट जो है ये आज से तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले आ चुकी थी। हमने इसके ऊपर डिस्कशन करने से पहले सोचा कि हम ज़रा इसके ऊपर और मज़ीद को रिसर्च कर लें और फिर हम इसको करें। सर बेगिंग, भीख मांगना, और इसकी अंदर एक सिस्टमेटिक एक मेकनिज़म जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सर उस सारी डिस्कशन पे जाने से पहले कुछ फिगर्स मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ सर। एक तो सर ये इकोनॉमिक टाइम्स बड़ा नामवर एक इदारा है, वहाँ भी रिपोर्ट शेयर हुई। हमारे निजी अखबारात जो हैं उन्होंने भी इसको कवर किया, बड़ी तफसीली कवरेज इसके ऊपर है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इसको क्लेम मिल रहा है। इस क्लेम तो नहीं कहना चाहिए, इंटरनेशनल रिकग्निशन भी नहीं कहना चाहिए, इंटरनेशनली डिस्कस हो रही है ये चीज़। सर ये पूरी इंडस्ट्री, बेगिंग इंडस्ट्री, डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट में दोनों, एक्सपोर्ट लफ्ज़ हम बाद में जाके एक्सप्लेन करेंगे सर, उसकी टोटल सालाना जो इनकम बताई जा रही है दैट इज़ $42 बिलियन। यानी कि पाकिस्तान का 12% जीडीपी। सर $42 बिलियन की एक इंडस्ट्री जो है वो है ये। अच्छा मैं सारा कुछ सर हम लेआउट करेंगे। मैंने कहा सिर्फ सर पहले ये ज़रा हेडलाइन दे दें ताकि लोग ज़रा हुक हो जाएं। अब एक पैकेज है हमारे पास, वो हम ऑडियंस को दिखाते हैं, उसके बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। मेहनत से बेजार, हाथ फैलाने को हरदम तैयार, भिखारियों की एक्सपोर्ट में खुद कफील पाकिस्तान, बैरून मुल्क वतन अजीज का नाम बदनाम, सबसे ज्यादा पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क जा रहे हैं, 90% पाकिस्तानी भिखारी बैरून मुल्क गिरफ्तार, विफाकी सेक्रेटरी ओवरसीज पाकिस्तानीज का इंकशाफ, उम्रा की अदायगी या मुकद्दस मुकामात की जियारत एक बहाना, असल में तो बिना पसीना बहाए फॉरेन करेंसी है कमाना, यही है इन बेजमीर अफराद का निशाना। सऊदी अरब की हुकूमत ने वज़ीर आज़म ऑफिस को सऊदी अरब में भीख मांगने, जिस्म फरोशी, मंशियात की स्मगलिंग और सफरी दस्तावेजात में जालसाजी जैसे बढ़ते हुए जराइम में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के मुतल्लिक तहरीरी तौर पर आगाह किया है। सऊदी अरब की बाज़ाब्ता शिकायत के बाद वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ारत ख़ारजा को हदायत जारी की है
जिसके बाद FIA ने सऊदी अरब समेत दीगर मशरक़ के वस्ता ममालिक जाने वाले पाकिस्तानियों की तमाम हवाई अड्डों पर प्रोफाइलिंग शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार ये भिखारी बैरून मुल्क सफ़र के अखराजात कैसे पूरे करते हैं। इस गनाउने फेल में ट्रैवल एजेंट्स का किरदार क्या है? ट्रैवल एजेंट्स भिखारियों या ज़रूरतमंद अफराद को सऊदी अरब, ईरान और इराक भिजवाते हैं, जहां भीख से हासिल होने वाली रकम में इन एजेंट्स को भी हिस्सा मिलता है। पाकिस्तान को इस बदनामी से बचना है तो ट्रैवल एजेंट्स माफिया को भी लगाम डालना होगी। सर रिपोर्ट हमने देखी, उसके अंदर बैरून मुल्क जो हो रहा है, जो एक्सपोर्ट का लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, उसके ऊपर आते हैं। सर कुल तादाद जो है वो 42 बिलियन तक पहुंचे कैसे? हम इसको ज़रा पहले डिसाइफर कर लेते हैं। ये रिपोर्ट्स को मैं कोट कर रहा हूँ, ये कोई हमारे अपने कोई नंबर्स नहीं। सर अर्बन शहरों में सबसे ज़्यादा जो इनकम जनरेट होती है वो कराची में होती है, उसके बाद लाहौर और फिर इस्लामाबाद, जिसमें सबसे कम होती है। अर्बन जगह जहाँ पे सबसे ज़्यादा ही होता है। उसके साथ साथ सर कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर कुल 24 करोड़ जो अवाम है, उसमें से लगभग 3 से 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं और इससे कोई ना कोई इनकम जनरेट करते हैं। उसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि इसमें से बहुत सारे, बल्कि बहुत क्या 90% जो हैं वो ऐसे हैं जिनके पीछे एक ग्रुप है, जिनके पीछे एक पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम है, जिसमें आप जो कमाई होती है वो आप शेयर करते हैं। पिक एंड ड्रॉप भी दिया जाता है और उसके साथ साथ आधी आधी हो जाती है रकम। कराची का कहा जाता है कि तकरीबन एक शख्स जो है वो 2000 रुपये दिन के कमा लेता है। लाहौर में इसको थोड़ा कम है, 1400-1500 रुपये। इस्लामाबाद में 900 रुपये है। तो सर जो बंदा 2000 कर रहा है, आप उसको ज़रा दे दें तो 60,000 रुपीज़ माहाना इससे इनकम जनरेट होती है, जो कि मेरे ख्याल में बड़े बड़े प्रोफेशनल लोगों की भी स्टार्टिंग आउट इनकम से थोड़ी कम ही है, ज़्यादा ही है ज़्यादा। फिर इसको आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर दें तो 42 बिलियन वाला फिगर जो है वो थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि 4 करोड़ लोगों की बात हो रही है। अब सर ये इतना ज़्यादा क्यों हुआ? इसके अंदर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ एग्जैक्टली है क्या? जब भी हमें कोई बैरून मुल्क कोई मुल्क कोई इंतज़ामिया या उनको हुकूमत जो है वो कहती है कि जी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तब यहाँ पे बहुत कान खड़े हो जाते हैं। उसके अलावा इसके ऊपर कोई फोकस नहीं है और कोई उसके ऊपर मैंने आज तक नहीं देखा कोई तरीक चली हो कि जी इनको ख़त्म किया जाए या इनको पता चाहिए इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट की अपनी कोई इस किस्म की वाज़ेह रिपोर्ट है कि हमने ये किया इसके ऊपर। देखिए, एक तो आजकल इस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर इस वजह से है, नॉट बिकॉज ऑफ द रिपोर्ट बट बिकॉज आपको याद होगा कि सऊदी अरब की एम्बेसी ने कंप्लेन की थी और फिर उन्होंने बहुत सारों को वहाँ से डिपोर्ट किया था। सो वहाँ से हुकूमत ने इस पर थोड़ा सा नोटिस लेना शुरू किया। फिर दुबई के अंदर जो वीज़े बंद हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जाती है कि यहाँ से प्रोफेशनल भीख मांगने वाले वहाँ जाते हैं। इसी तरह और मुल्कों में भी होता होगा। अच्छा, फिर यूरोप तो ख़ास तौर पे मतलब ज़ाहिर है अब आजकल हमारे उधर के वीज़े लगते नहीं हैं और इसी किस्म की चीज़ों की वजह से नहीं लगते, वरना यूरोप में भी ये काम होता था, मतलब हम करते थे, अभी भी होता है। अब वहाँ पे जो है वो दूसरी नेशनलिटीज़ हैं जो ये ज़्यादा कर रही हैं, क्योंकि हमारों के तो वीज़े नहीं लग रहे। सो बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर ऑन एंड ऑफ आपको याद होगा इस किस्म की ड्राइव होती थी कि जी वो जो भीख मांगने वाले हैं उनको उठा के ले जाती थी गवर्नमेंट, और उनके लिए कुछ इदारे भी बनाए थे कि उनको वहाँ पे दोबारा से एक यूज़फुल सिटीजन रिहेबिलिटेट किया जाए, बनाया जाए। अक्सर आपको याद होगा कि जिन दिनों में ये ड्राइव होती थी, आप गाड़ी में बैठे हुए हैं, आप इशारे पे खड़े हैं और वहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ मांगने वाले हैं, एकदम से सरकारी गाड़ी आती थी और सबकी दौड़ें लग जाती थी। सो ये ऑन एंड ऑफ चलता रहे। असल बात तो वही है सर कि इस देखिए ये जो है ना कि 2000 रुपये एक बंदा कमा लेता है एक दिन के, अगर एक इलाके में एक मखसूस तादाद से ज़्यादा भीख मांगने वाले हो जाएंगे तो फिर एक बंदा ज़्यादा कैसे कमाएगा? अच्छा, अब किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा कि एक इलाके में मखसूस तादाद से ज़्यादा ना हो? इसका मतलब है कि पीछे कोई माफिया बैठ के उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है। अच्छा, माफिया जो है वो किस तरह से चल सकता है? चाहे वो नशे का माफिया हो, चाहे वो किसी भी चीज़ का माफिया हो, भीख मांगने का माफिया हो, वो तब तक चल नहीं सकता जब तक वो बीच में सरकारी कुछ बॉडीज़ को या कुछ लोगों को अपने साथ मिला ना ले। सो इस जाहिर है ये भी उसी तरह चलता होगा। बात ये भी तो देखिए ना, मुझे तो इस पर बड़ी तशवीश हुई कि कराची में एक बंदा जो है वो एवरेज 2000 कमा रहा है, इस्लामाबाद में 950।
अब देखिए ठीक है कि कराची की आबादी ज़्यादा है, लेकिन फिर कराची में मांगने वाले भी तो ज़्यादा होंगे ना। इस्लामाबाद की अगर आबादी कम है तो मांगने वाले भी कम होंगे। इस्लामाबाद में सरकारी अफसर ज़्यादा हैं, उनको तो ज़्यादा भीख देनी चाहिए, उनको तो ज़्यादा मदद करनी चाहिए। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये कि हम बार बार इस एस्पेक्ट से बात करते हैं कि मांगने वाला वो पीछे माफिया है या वाकई ज़रूरतमंद है, क्या है, हम मांगने वाले के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि पाकिस्तानी इतने पैसे देते क्यों हैं। मतलब जो बाहर से जाके भूख मांग रहे हैं उनका छोड़ दें आप, पाकिस्तान में इतने लोग क्यों दे रहे हैं। यहाँ पे बड़ा कहा जाता है जी बड़ी रेजिलियंट नेशन है, कहा जाता है जी बड़ी फिलंथ्रोपिक नेशन है जी, वो जब खुदा ना खास्ता कुछ सैलाब आ जाए, खुदा ना खास्ता कुछ जल्जला आ जाए, बहुत इमदाद करते हैं। क्यों करते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब बाकी दुनिया वाले क्यों नहीं करते। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे सब लोग गिल्ट में भी हैं। यहाँ पे सबको लगता है कि हमारा असल में हाथ किसी और की जेब में है, तो ऐसा करता हूँ कि मैं किसी और की मदद करके तो थोड़ा सा अपना गिल्ट कम कर लेता हूँ। या फिर यहाँ पे सबको लगता है कि अच्छा अगर मैंने किसी के साथ ज्यादती नहीं भी की तो मैं जहाँ भी आज हूँ लगा तो मेरा फ्लूक ही है। क्यों? क्योंकि कोई सिस्टम नहीं है। फिर वही बात है, आप यहाँ पे क्रिकेटर से किसी को देख लें आप, मतलब शोएब अख्तर कमाल के बॉलर हैं, वो खुद अपने मुंह से कहते हैं जी मेरे से भी तेज थे नेट में। इसका मतलब है कि शोएब अख्तर या कोई भी, मैं आप हम सब, वी वर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। किसी की नज़र पड़ गई एक, उसके बाद सिस्टम, ये टोटल शेयर लक थी। या फिर हम ऐसे ख़ानदान में पैदा हो गए, टोटल शेयर लक थी ना, हमारा तो कमाल नहीं था। सिस्टम तो ऐसा कोई नहीं इस मुल्क में कि जो जब टैलेंट स्पॉट करे या जब हार्ड वर्क स्पॉट करे तो उसको पकड़ के ऊपर ले आए, इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। सो जो भी ऊपर पहुंचा है वो शेयर फ्लूक है। तो क्या है उसके साथ आपके अंदर क्या आता है? गिल्ट। जब भी गिल्ट होगा या जब भी ये होगा कि मेरा फ्लूक लगा हुआ है, कल को कुछ भी और हो सकता है, कुदरत कुछ और कर सकती है, आप यू विल स्टार्ट डोलिंग आउट मनी। उसको सॉलिडिफाई करने के लिए सर बिल्कुल आपने ये चीज़ तो सही बयान की, लेकिन एक थ्योरी है कि क्यों कराची में ज़्यादा पैसे कमाए जाते हैं बनिस्बत लाहौर इस्लामाबाद के, और बिल्कुल भी मेरी थ्योरी नहीं है और मैं बिल्कुल उस थ्योरी को ओन नहीं करता, बल्कि मैं बता भी देता हूँ। बड़े मशहूर एक मतलब सहाफ़ी हैं, यंग हैं और ब्लॉगर भी हैं, सैयद मुजम्मिल, ये उनकी थ्योरी, और थ्योरी बड़ी फिट है और मैं यह कहना चाहूँगा, उसको क्रेडिट भी देना चाहूँगा उनको। वो कहते हैं कि आप देखें कि जिन शहरों में सड़कों का निज़ाम ठीक नहीं है, ख़राब है, वहाँ आपको ज़्यादा तादाद मिलेगी बेकारियों की। चूँकि कराची की दीगर इलाकों के अंदर जाएँ ये काम होता है, जो उनके अमीर इलाके में, वहाँ पे सड़कों का निज़ाम लाहौर जैसा नहीं है, बिल्कुल इस्लामाबाद जैसा नहीं है। अगर एक सिग्नल फ्री मिल जाएगी आपको, ये काम ही सिग्नलों का है, तो जहाँ सिग्नल ज़्यादा होंगे वहाँ पे ज़्यादा होगा, इसलिए कराची की टेक ज़्यादा है। उनकी थ्योरी बड़ी खूबसूरत है और उन्होंने बिल्कुल इसको बाकायदा किया और ये उनकी थ्योरी है। तो एक तो सिर्फ ये होगी बात। दूसरे इसके अंदर अब हम ज़रा एक्सपोर्ट वाले एलिमेंट पे आ जाते हैं। हमने इसके अंदर वो तो इस्टेब्लिश कर लिया कि ये हो क्यों रहा है और सरकार शायद नोइंगली इसको होने दे रही है। सर वैसे तो साइड नोट मैं अगर आपके साथ करूं, मैं शो पे नहीं करना चाहता, सर अगर 42 बिलियन ही आ रहा है तो इसको किसी स्टैंडर्डाइज करके ये कर्जे तो उतारे सर। तो सर स्टैंडर्डाइज्ड ही है आपके ख्याल में? सर टैक्सेबल तो नहीं है ना, मसला ये। सर आपके ख्याल में हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या करती है मुख्तलिफ मुल्कों के दौरों में? मतलब ये उनकी बेसिकली लाइन है कि मांगने नहीं आया। अच्छा। सर ये देखें ना, ये सब ने अपनी अपनी कोई लाइन बनाई होती है। आप देखें कि कितना बड़ा आर्टिस्ट था जिसने वो लाइन घड़ी, जो कि उसके बाद बहुत लोगों ने अपनाई कि जो दे उसका भला, जो ना दे उसका भी भला। तो ये सबकी जो है ना, मतलब पिकअप लाइंस तो हर एक की अपनी है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो मतलब हमारे इस वक्त वज़ीर आज़म की मशहूर लाइन है, जो मतलब मशहूर हो गई थी VONC के बाद। तो खैर उधर नहीं जाते सर। सऊदी, ईरान, इराक, UAE, दीगर ममालिक जो हैं, और सबसे इसमें नई एंट्री से डाल रहे हैं रिपोर्ट के मुताबिक जापान में सर बहुत पेनिट्रेशन हो गई है। और अब सर असल में रिपोर्ट जो हमने इस दफ़ा दिखाई उसके अंदर एक ही बात बार बार की जा रही थी कि यहाँ पे उनको भेजा जाता है। अब इसको डोमेस्टिक लेवल पे ले आए तो जिन इशारों और जिन जगहों पे ये लोग जाते हैं, इनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस की जाती है और एक 50-50 स्प्लिट किया जाए। बड़ी वेल रिसर्च्ड किस्म की ये सारी फिगर्स हमारे पास है। 50-50 स्प्लिट यानी कि आप 2000 कमा रहे हो तो एसेंशली आप 1000 रुपये ही कमा रहे हो। सर उसके अलावा यहाँ पे ट्रैवल एजेंट्स का जो तमाम ग्रुप्स हैं, इनका जो अपना माफिया है, वो इनका वीज़े से टिकट से लेके वहाँ उस जगह तक पहुँचाना है इनको जहाँ पे भीख मांगनी है इन्होंने, वो सब वो अरेंज करते हैं। और सर आप देखें कि ये 42 बिलियन, मैंने कहा कि ये एक्सपोर्ट प्लस डोमेस्टिक है, तो वहाँ पे जो आप जिस करेंसी में कमा रहे हैं
वो करेंसी तो लोकल तो नहीं है ना, वो तो उनकी करेंसी में कमा रहे हैं आप, और उसको आप फिर एडअप करते जाएं तो ये फिगर मेक्स मोर सेंस। सर दुनिया भर में अगर आपने कहीं भी, ख़ास तौर पे हमारे जो मिडल ईस्टर्न सऊदी वाले जो रीजन है सारा, उसके अंदर सर ये, और आप शॉक हो जाएंगे कि अगर बेगर्स हैं तो 90% पाकिस्तानी है, 90%। सर ये बहुत बड़ी फिगर है। अच्छा, और ख़ास तौर पे ऐसी जगहों पे जो कि मजहबी उनकी नौयत है, मतलब हरम के इलाके जो उधर इर्द गिर्द जगहें हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। इराक ईरान में उनकी जहाँ पे लोग जाते हैं ज़ियारतों शारतों के लिए, वहाँ पे। उसके अलावा जापान में तो ऑब्वियसली किसी और जगह पे करें। यूरोप का आपने जिक्र किया, वीज़े मुश्किल हो गए, लेकिन आई एम श्योर वहाँ पे भी इस चीज़ को हम एक्सपोर्ट करते हैं। और ये बेसिकली लोग जो हैं वहाँ चले जाते हैं, वो कमा के आ जाते हैं, यहाँ पे हिसाब किताब हो जाता है। तो असल इसमें एक और चीज़ मैं ऐड कर दूँ कि फ़र्ज़ करें ये कैश बिज़नेस है ना, इससे ज़्यादा कैश बिज़नेस, इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कैश बिज़नेस कोई है नहीं। वो कैश सारे का सारा जब इतना बंदा बाहर से पाकिस्तान वापस आ रहा है तो किसी ना किसी तरह वो चेक भी हो सकता होगा सर, कि अगर सूटकेस अपॉन सूटकेस आ रहे हैं या कहीं पर उन्होंने कैश रखा हुआ है, तो कहीं मैंने आज तक सर ये नहीं देखी कि जी भिखारियों का ग्रुप जो है, प्रोफेशनल भिखारियों का ग्रुप एयरपोर्ट पे पकड़ा गया और कैश बरामद हुआ इतना ज़्यादा। मैंने आज तक ऐसी खबर नहीं पड़ी। तो इसका मतलब है सर जब वो आते हैं तो यहाँ पे भी कोई सेटिंग तो होती होगी। जी, यहाँ पे सेटिंग हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जैसे जैसे वो वहाँ पे कमा रहे हैं वो साथ के साथ हवाला हुंडी चल रहा है। ये भी हो सकता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा बड़ा मसला तो पाकिस्तान से पैसे बाहर भेजना है। है। पाकिस्तान में बाहर से पैसे भेजना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इसी तरह देखिए लोगों ने कोड क्रैक कर लिया। बेसिकली हमारे यहाँ पे ना अक्सर पॉलिटिकल बहसें होती हैं ड्राइंग रूम से बैठ के, बड़े गर्मा गर्मी भी हो जाती है, और उसमें ना लोग बात ये कर रहे होते हैं कि फ़लाने का दौर सबसे अच्छा था, उसमें ये हुआ था, फ़लाने का दौर सबसे अच्छा था, वैसे कंट्रोल किया हुआ था, फ़लाने के दौर में इन्फ्लेशन डबल डिजिट थी। देखिए आप, ये एक वाटरशेड मोमेंट था 2012। पाकिस्तान में 6 से 8 बिलियन डॉलर की एड आती थी हर साल, और 2012 पोस्ट बेसिकली उसामा बिन लादेन वो ख़त्म हो गई। जब वो ख़त्म हुई है ना, तो उसके बाद वो जो गैप था वो हमसे बजट में ब्रिज हो ही नहीं सका। हाँ, ये हमें करना चाहिए था कि हम अपने खर्चे कम कर लेते, वो हमने नहीं किए, हमने की हैवी बोरोइंग। तो अब वो गैप वहीं का वहीं मौजूद है, और वो जो हमने उसके बाद 8-10 साल बोरोइंग की, अब उसकी किस्तें भी आ गई हैं, वो भी मैच्योरिटी हो गई, हमने वो भी देना है। तो अब बेसिकली हम दो धारी तलवार में फंस गए हैं। बुनियादी तौर पे वही 6-8 बिलियन डॉलर की एड बहाल हो जाए तो आज भी पाकिस्तान फिर वैसे ही हो जाएगा। वैसे ही हो जाएगा सर। बहरहाल सर इसके अंदर कुछ हमारे और पॉइंट्स हैं, यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर ये तो हमने तमाम बातें कर दी। आपकी पिछली वाली थ्योरी से 100% सर मैं अग्रीड हूँ कि हालात ही मजबूर करते हैं कि किस किस्म की चीज़ों। लेकिन सर इसमें एक फ़र्क है जो मैं समझना चाहता हूँ। आपको पता है इस शो की पॉलिसी मैंने ही खुद से बनाई है, आपके ऊपर इम्पोज कर रहा हूँ मैं, कि हम ख़बर देने के बाद एक लाए अमल भी देते हैं। तो वो भी हम डिस्कस करते हैं अभी जितना हमारे पास टाइम है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ सर कि हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि जब हम लफ्ज़ एसोसिएट करते थे बेगर्स के साथ प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल मीन्स कि वो बैक्ड भी हैं, ऑर्गेनाइज्ड भी हैं, और शायद ये चीज़ जो वो कर रहे हैं उनको वो करने की ज़रूरत नहीं है। एक बयान मौजूद है, एक कहानी बताई जाती है, मतलब अब तो वो ओल्ड वाइफ टेल हो गई है, कि खातून की शादी हुई है घर में, वहाँ पर जो घर वाले थे वो बड़े खाते पीते थे, बहुत बड़े बड़े प्लेशियल उनके घर थे, और उन घरों के अंदर उसको पता नहीं था कि ये कमाते कैसे, काम पे तो कुछ जाता ही नहीं, और वो सो जाती थी। और उसके बाद उन्होंने एक दिन वो नहीं सोई और उन्होंने देखा, इस किस्म की कोई स्टोरी मैं ज़ाहिर थोड़ा सा उसको बना रहा हूँ, कि वो देखा उन्होंने वो सारा अपना मतलब लिबास चेंज करके भिखारी बन के जाके प्रोफेशनल बेगिंग करते थे, लेकिन वैसे सड़क पे भीख मांगनी है और दिन के वक्त क्रूज़र भी चलाना है। तो ये एक ना सर मैकेनिज्म जो है बड़ी देर का चल रहा है। तो ये ज़्यादा सर खौफनाक तो मैं नहीं, हाँ खौफनाक ही कहूँगा वैसे, कि आप किसी शख्स से बात कर रहे हैं, उससे पूछिए क्या करते हैं, और वो कहते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। तो वो शायद इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का नहीं है, शायद फैमिली सारी ये चीज़ करती है। सर मसला ये है कि प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जिसको तो ज़रूरत है, जिसने तो अपना पेट भरना है, वो तो कुछ भी करेगा, वो तो शायद कत्ल भी करेगा। तो मांगना तो उसकी बहुत एक शुरू की स्टेज है। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि जब उसकी ज़रूरत ख़त्म भी हो जाए वो फिर भी मांगना नहीं छोड़ेगा। अच्छा, अब इस पे जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ है ना, वो ये है कि ये फिज़िकली कोई आसान काम नहीं है।
यहाँ पे आप अक्सर देखते होंगे लोग गाड़ी का शीशा नीचे करके पैसे पकड़ा कर कहते हैं कि कोई मेहनत किया करो। भाई मैं कहता हूँ कि कोई फैक्ट्री जॉब, कोई ऑफिस जॉब फिज़िकली उतनी सख्त नहीं हो सकती जितना भीख मांगना है, क्योंकि आपने सर्दी गर्मी, आपने सड़क पे खड़े होना है। सर्दी में, गर्मी में 48 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो 52 लगता है, और सर्दी में आपने जान के कम कपड़े पहनने हैं, वरना आपको कोई पैसे देगा नहीं। तो फिर ये क्यों करते हैं? ये इसलिए करते हैं क्योंकि फिज़िकल हार्ड वर्क जो है ना वो बहुत आसान है मेंटल वर्क से। सो दिमागी काम कोई नहीं करना चाहता। आप अगर एक नौकरी करते हैं, आप अगर एक बिज़नेस करते हैं, तो उसके लिए आपको दिमाग इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ आपको दिमाग नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिर्फ आपको शिद्दत गर्मी सर्दी की सहनी पड़ेगी, धुआं मट्टी घट्टा वो करना पड़ेगा। और ये अगर आप देखेंगे ना, अब यहाँ पर दो मसले, एक तो पिछले बहुत साल इस चीज़ को भी हो गए हैं जो कि हमारी स्टंटिंग है, जो कि बिकॉज ऑफ मेल न्यूट्रिशन है, क्योंकि हमें खुराक सही नहीं मिली बचपन में, पानी शानी के मसले, पानी सही नहीं मिला, तो इसलिए वो मेल न्यूट्रिशन की वजह से हम दिमागी तौर पे स्टंटेड हैं। लेकिन ये फिनोमेना ज़रा कंपैरेटिवली नया है। अब आप कह सकते हैं जो बच्चे आ रहे हैं काम के लिए, जब आप उनसे मिलते हैं तो आपको लगता है कि इनमें थोड़ा सा वो मसला है। इस जनरेशन से पहले तक शायद मेल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन कज़न मैरिजेस ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इंटर मैरिज, जिसकी वजह से अगेन हमारी स्टंटिंग हुई है। सो 4 करोड़ बंदा अगर भीख मांग रहा है ना, ये कोई आसान काम नहीं है, सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि दिमाग ना इस्तेमाल करना। फिर और कुछ लोगों की जेन्युइन मजबूरी होती है। बहरहाल मैंने जैसे कहा, लाएअमल इसके ऊपर से यही हो सकता है। देखें, अब इस मसले के अंदर बाकायदा तौर पे वजारत दाखिला और वजारत खारजा जो है वो इन्वॉल्व है इसके अंदर। ज़ाहिर है सऊदी ने इतनी बड़ी बात कर दी कि यार इन्होंने तो कटो, और उसके बावजूद यहाँ पे गवर्नमेंट के ऊपर क्या स्टांस है। अब आई थिंक इसकी सर अप्रोच वो भी सर्जिकल होनी चाहिए सर, डोमेस्टिक लेवल पे भी सर्जरी करें और इंटरनेशनल लेवल पे भी करें, क्योंकि इससे सर मैं और नहीं कह रहा, जिसकी जेन्युइन एक नीड है वो नीड है। हम बिल्कुल भी शो का इस टॉपिक को डिस्कस करने का मकसद है ही नहीं कि हम कहें जी कि 4 के 4 करोड़ जो हैं वो सारे प्रोफेशनल और सारे जाली हैं। किसी की वाकई मजबूरी होगी, गवर्नमेंट उनको सहूलत दे, जो प्रोफेशनल है उनके माफियाज हैं उनको पकड़ें, क्योंकि सर बैनुल अक़वामी तौर पर एक परसेप्शन बनी जा रही है कि जिधर बेकारी नजर आएगा वो पाकिस्तान। ये गलत बात। इसमें एक और चीज़ ऐड कर रहे हैं, और वो ये कि जब बाहर मुमालिक समेत सऊदी अरब के ऐसे लोगों को पकड़ते हैं तो वो उसके बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कहते हैं कि अब आप अपना जहाज़ भेजें या आप किसी जहाज़ की टिकटें बुक करवाएं और इनको वापस लेके जाएं। जब पाकिस्तानी सरकार के पास पैसे नहीं होते या जितने अरसा उनको लग जाता है वो अरेंज करने में, उतनी देर ये सारे वहाँ पर जेल में रहते हैं। सो अगेन ये बहुत मसले वाली बात है, बहुत मसले वाली बात में सर। और अगेन अगर इस किस्म के वाक़यात हैं हमारे पास कि सरगोदा में कोई बंदा मिला सड़क पे या कहीं पे और उसकी जेब से 5 लाख रुपए कैश है, वीज़े निकल लगे हुए हैं उनके, और ये सब कुछ ऐसे एक नहीं अब वाक़े बढ़े हैं। इस रिपोर्ट के पेश नज़र गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और आगे जाते हुए हम होप करते हैं कि हमारे शो ने उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रीब्यूट किया और गवर्नमेंट कुछ करे। बहरहाल सर आगे चलते हैं, यहाँ हमने जाना है ब्रेक के ऊपर, प्लीज़ स्टे विद अस। रुक जाए, कहाँ जाएंगे? हाथ नहीं पकड़ता आपके लिए, आप यहाँ पे गिर जाएंगे। आप प्लीज, हाथ आपको पकड़े किसी ने नहीं, आगे हाथ किसी ने पकड़े नहीं है। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। क्या कर रही थी? एक मिनट रुक जाए। कुछ भी नहीं। क्या कर रही थी? कुछ भी नहीं। एक मिनट, अब आपको शर्म आ रही है? कुछ भी नहीं। सर हमने ब्रेक के बाद ही एक वीडियो दिखाई ऑडियंस को, थोड़ा हम बता देते हैं हो क्या रहा है इसमें। ये लाहौर के अंदर वाक़या पेश है। किसी एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल से ख़ातून जो थी वो बाहर आई और वो अपने किसी रास्ते जा रही थी। इल्ज़ाम लगाए गए उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के, जो किसी उनकी बेसिस नहीं, ना वो प्रूव है। ये जो शख्स जो कर रहे हैं इनका एक कोई यूट्यूब चैनल है, और सर इतने अब लोग डेस्परेट हो गए हैं व्यूज़ के लिए और लोगों तक एक गलत मैसेज पहुंचाने के लिए इस किस्म की हरकतों पे उतर आए हैं कि एक खातून जो अकेली चल रही है सड़क पे, और दीगर ख़तरे जो हैं हमारे माशरे में, अब ये भी है कि एक कैमरा और माइक लेके कोई शख्स जो आपके पास आएगा और आपसे बकवास करेगा। सॉरी, बड़े गुस्से में सर हम दोनों में इसलिए बिल्कुल ठीक। और ये शक्ल हमने दिखाने का मकसद ये है कि निशानदेही की जाए ये बंदा कौन है, इसकी यूट्यूब चैनल का भी इसके ऊपर लिखा हुआ है कौन है। इनको पकड़े गवर्नमेंट, इसको अंदर करें,
और इसे पूछें ये क्या कर रहा था। सर इस चीज़ को तो सिरे से ही बंद करें, वरना यहाँ पे जो तमाम ख़वातीन हैं जो पहले ही इतने मसाइल हैं अकेले फिरने के या कहीं जाने के, अब ये एक और ऐड हो जाएगी, ये बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। सर ये बहुत बड़ा मसला बन चुका है। आप देखें कि सरकार जो है वो अपनी पूरी फोर्स के साथ हरकत में आती है जब उनको पता लगता है कि किसी ने सरकार के ऊपर तनकीद कर दी है। यहाँ पर जबकि हमारे मुल्क की, हमारे घर की ख़वातीन महफूज नहीं है, ये इस तरह के यूट्यूबर्स के हाथों, और वहाँ पे सरकार चुप करके बैठी रहती है। उसकी शक्ल नज़र आ रही है, उसके चैनल का एड्रेस नज़र आ रहा है, ये वीडियो तक अभी तक बैन नहीं करवा सके, मतलब इसको गिरफ्तार करना तो दूर की बात थी, अभी तक ये वीडियो उसके यूट्यूब पर मौजूद कैसे। सो यहाँ पे ना मैं आपको एक और बात बताऊँ कि एक तो जो नंबर ऑफ व्यूज़ के लिए और जो पैसों के लिए ये कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, पजीराई के लिए भी कर रहे हैं। और आपको पता है सरकार डरती है। सरकार क्यों डरती है? क्योंकि इनके पास एक बहुत बड़ी प्ली है कि जी मैं तो मुआशरे से बेरा रवि और बेहयाई ख़त्म कर रहा हूँ। भाई तुम्हें मैंडेट दिया किसने है ख़त्म करने का? तुम्हारा काम ही नहीं है बेहयाई या बेशर्मी ख़त्म करना। तुम घर बैठ के अपना जो काम है करने का वो करो, ये सरकार पे छोड़ दो। सर ये सरकार पे छोड़े सर, ऊपर से खाली, और ये काम आगे करना। सर आई एम सॉरी बट मुझे कहना पड़ेगा कि इस सूबे की जो चीफ मिनिस्टर है वो एक खातून है, और हमें तो ये बताया गया था कि जी ख़वातीन के हकूक़ और ख़वातीन की जो एक हफाजत है वो उनका एक मैंडेट का हिस्सा था। किधर है सर आउटरीच? किधर है जी मरियम औरंगज़ेब? किधर है हिना भट्ट? किधर है हमारी जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है मरियम नवाज़ साहिबा, जो हैं इस चीज़ पे अभी तक नोटिस नहीं लिया। ये बात जब अब वो नोटिस लेंगी तो हम बैठ के कहेंगे टू लिटिल टू लेट। ये कौन बंदा है? इसको पकड़ें। हम देखना चाहते हैं कि ये अंदर होए। जैसे सर यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों पे आ जाती है जी कि ट्विटर पे ही कि जी आईजी फलाना की तरफ से, जी आईजी की जो ट्विटर पेज है कि जी आपने कंप्लेन की है ना, देखें जी हमने अब पकड़ लिया, अब ये थाने के अंदर अब तशवीश होगी। यही काफ़ी है। तशवीश ना हो उसके बाद सुलह होकर बाहर आ जाएं, वो एक अलग बात है, बट इसके अंदर कोई तो प्रोग्रेशन हो। यानी कि सर आप मुझे बेसिकली ये कह रही हैं कि मुल्क के अंदर इस ज़हनियत के लोग मौजूद हैं जो कहते हैं ये ठीक हुआ है। बिल्कुल, और इस पर तारीफ़ करते हैं। मैं आपको इसकी एक बहुत बड़ी और मिसाल दूं, बहुत ख़तरनाक मिसाल, ये अदील अफजल साहब की मिसाल है। और ये वो कहते हैं कि पाकिस्तान में आपको हर तरह का ड्रामा मिलता है, ठीक है, हर तरह का ड्रामा, लेकिन आपको किसी ड्रामे में कॉलेज के लड़के लड़कियों में रोमांस होता नज़र नहीं आएगा। उसकी वजह ये है कि लोग इसको पसंद नहीं करते। लोग कहते हैं कि अच्छा जी हमारे एक किराएदार है, उस उधर वो हो रहा है, घर के एक पोर्शन में हो रहा है, वो उनको काबिल कबूल है कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोग अपनी बच्चियों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजते नहीं इस डर से। यहाँ पे शरह ख्वानदगी नहीं है इस डर से कि कहीं कॉलेज यूनिवर्सिटी में किसी का कोई आंख मुटक्का ना हो जाए। और वहाँ पे इस जैसे लोग लड़कियों को हरास करते हैं। इसके बाद आप मुझे बताएं कि कितनी मजीद ख़वातीन हैं जिनको कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठा लिया जाएगा, उनके घर वाले उठा लेंगे कि ना जाओ, कि तुम ना जाओ। और कितनी मुश्किल से वो गई होंगी। तो सर रेड लाइन थी ना सर मरियम नवाज साहिबा की, ख़वातीन इज़ माई रेड लाइन, ये बाकायदा उनका कोट है। तो रेड लाइन क्रॉस हो गई सर। सर क्या करें? क्रॉस हो गई है। आप बार बार डिमांड कर रहे हैं गिरफ्तारी की। मैं कह रहा हूँ अभी तक ये वीडियो क्यों नहीं बैन हुई? वीडियो बैन होनी चाहिए सर। मुझे अच्छी तरह याद है कि सर आपने एक वाक़या बताया, मैं आपको एक वाक़या बताता हूँ कि आज से बहुत साल पहले नेशनल टेलीविज़न के ऊपर एक शो के ऊपर एक ख़ातून एंकर ने जाके रेसकोर्स पार्क और दीगर पार्क्स में जाके जो कि जी ये डेट कर रहे हैं या ये इकट्ठे बैठे क्यों, इकट्ठे वॉक क्यों कर रहे हैं, तो इसके ऊपर जाके माइक बाजी। सर किसी के उसके बगैर इंटेंट के बगैर या किसी के कंसेंट के बगैर सॉरी किसी के मुंह पे यूं माइक डालना, ये भी हरेसमेंट है, ये भी बेहयाई है। बिल्कुल, इसको भी रोकें। लेकिन हम बैठे हैं, मेरे ख्याल में सर आप और मैं डिस्कस कर रहे हैं इस चीज़ को, और ट्विटर पे कुछ लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट इज साइलेंट। बिल्कुल सर। और ये मेरा ही ज़ाती ख्याल ये है कि ये किसी के मुंह में ज़बरदस्ती माइक डालना उसकी मर्जी के बगैर, ये सिर्फ कोई इखलाकी तौर पे बुरी बात नहीं है, ये कानूनी तौर पे जुर्म है। हाँ, और इस पे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हाँ सर, वो हम वेस्ट पे तनकीद करते हैं कि जिन्होंने लफ्ज़ बना लिया माइक्रो अग्रेशन के, मेरी सर ये देख के तो पागल हो जाएंगे ये स्पेस क्या आप अगले बंदे के ऊपर करके और उनको बाकायदा रोक रहे हैं। इसमें एक और बहुत बड़ा जो मसला है ना, वो ये है कि इन लोगों को शय मिली है टेलीविज़न के ऊपर छापे वाले प्रोग्राम देख देख के। इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि टेलीविज़न पे छापे वाले आधे प्रोग्राम स्टेज्ड होते हैं।
ये सच समझ के तो खुद छापा मारने चले जाते हैं। ओ भाई आप नहीं मार सकते छापा, वो जो एंकर टीवी पे छापे मार रहा है वो भी नहीं मार वो सकता। नहीं मार सकते सर। और वो जिन्होंने छापे मारे उनके साथ अगर उन्होंने स्टेज ना भी हो तो उनके साथ किया हो, ये वो भी रिकॉर्ड पे मौजूद है। तो मतलब थोड़ा हौसला करें। आपने व्यूज़ के लिए जो करना है, तमाम चीज़ें जो हैं वो एक अच्छा तरीका भी है उनको टेन करने के लिए कि आप कुछ सेंस वाली बात करें। हाँ, उसमें व्यूअरशिप कम होगी लेकिन आपकी बात जो है वो कुछ सुन के मुतासर हो जाए, यही काफ़ी होता है। एवरीथिंग इज़ नॉट अबाउट व्यूज़ एंड लाइक्स, नंबर 1। बाकी सर हाँ, हमारा वक्त ख़त्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।